हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स गैलरी पर। प्यारे दोस्तों, आज है हिस्ट्री का भाग 1, चैप्टर नंबर 1, ईट, मनके तथा अस्थियां, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं सदैव कहता हूँ किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले हमें उस अध्याय का मतलब समझना चाहिए, उस अध्याय में कहा क्या जा रहा है। तो प्यारे मित्रों, ईट का मतलब ईट ही होता है। अगर हम पहले चैप्टर का अर्थ समझ लेंगे तो हमें टोटल जो है इतिहास के चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स है, कितने टॉपिक्स नहीं है, सब उसके बारे में समझ में आ जाएगा और सारे टॉपिक्स इजी लगेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता ईट मन के अस्थियां जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें लेखन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता क्या था, इसमें क्या संस्कृति थी, इसकी आर्थिक व्यवस्था, समाधान, वो देवी की उपासना, सुनियोजित नगर, यही सब है इसमें मेरे प्यारे मित्रों। हड़प्पा सभ्यता, इसमें देखिए ईट, मनके तथा अस्थियां। ईट किसे कहते हैं? ईट आप जानते ही हैं, ईट जिससे हमारा भवन बनता है। मनके वो होते हैं मेरे प्यारे मित्रों जो माला की तरह होते हैं, माला, उन्हें मनके बोलते हैं। और अस्थियां आप समझते हैं, हड्डियां जिसे जला दिया जाता है इत्यादि, और उनको जलाने के बाद उनके हड्डियों को अस्थियां भी बोलते हैं। तो यही सब इसमें। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। आप सबको अच्छे से समझाने के लिए मैंने अच्छे से चित्र का व्यवस्था भी किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए सॉरी मित्रों, तो देखिए संभवतः हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा सभ्यता, मतलब कि देखिए, संभवतः हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मुहर। इसमें क्या बोल रहा है? संभवतः मतलब संभव, हड़प्पा मतलब एक सभ्यता है, अथवा सिंधु। देखिए, हड़प्पा को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी नदी के जस्ट साइड में है। ठीक है, तो जो है इसमें बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। विशिष्ट मतलब होता है मेरे प्यारे मित्रों विशेष, अहम, मूल, विशेष। ठीक है, विशिष्ट पुरावस्तु मतलब पूरा वस्तु मतलब पुरान वस्तु, जो पुराने वस्तु हैं उन्हें पूरा वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसे ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं, पूरा मतलब पुराना। ठीक है, और वस्तु मतलब कोई वस्तु, थिंग। तो देखिए, मुहर किसे कहते हैं? तो देखिए, आपको एक एक शब्द का ऑपरेशन करके बताऊंगा। तो देखिए, क्या है मुहर ये है मेरे प्यारे मित्रों, मुहर इसे कहते हैं। देखिए, पहले मुहर का प्रयोग व्यापार हेतु किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार हेतु किया जाता था, उसे शील, हाँ, मुहर को शील भी कहते हैं। अभी जाइए देखिए, हमें कहीं रजिस्ट्री करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो पहले ठप्पा लगता है, मुहर जिसे बोलते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए ये सामान्य रूप से ये मुहरें सेल कड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। देखिए, ये जो मुहरें हैं, जिन मुहरों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड प्यारे मित्रों, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, सॉरी। देखिए, जो इसमें सामान्य रूप से ये मुहरें हैं, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी प्यारे मित्रों। देखिए, ये जो मुहर थे ये सेल खड़ी नामक पत्थर से, सेल खड़ी क्या है? सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है। ठीक है, सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, पत्थर से मन के बनाए जाते थे और अच्छे से इसे खुरादा भी जाता था। इन मोहरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब ये बात भी सही है, सिंधु सभ्यता के जितने साक्ष्य मिले हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है। एक रहस्यमयी लिपि बन चुकी है हड़प्पा सभ्यता में।
तो प्यारे मित्रों, ये समझने का प्रयास कीजिए, जो हड़प्पा सभ्यता के मुहर हैं और चित्र हैं, ऐसी लिपि के चिन्ह जो उत्कीर्ण है, जो बने हुए हैं, जैसे कि ये देखिए जो उत्कीर्ण है, ये जो उत्कीर्ण है जो लिखा गया, इसे पढ़ा नहीं जा सका है मेरे प्यारे मित्रों। तो इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो देखिए, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। फिर भी हमें इस क्षेत्र के उस समय के बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़े गए पुरावस्तु जैसे आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों तथा मोहरों दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों में के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब देखिए क्या है इसमें, बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि हमें तो ये साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका है, फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय के बसे लोगों के जीवन के बारे में जानते हैं। ठीक है, पूरा वस्तु मतलब पुराना वस्तु, उनके आवास, ठीक है, मृत भांड, मिट्टियों से बने वस्तु, जो मिट्टियों से बने वस्तु होते थे मृदभांड बोलते हैं। तो क्या है, अब देखिए, आभूषण जो पहने जाते हैं, आभूषण गलों में, औजार जैसे कि जिससे वो लोग अपना शिकार करते थे, मोहर एक दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखिए, पुरातात्विक मतलब क्या होता है, पुराने तत्व, इसे पुरातात्विक बोलते हैं। पुराने तत्व यानी कि पूरा वस्तु, मतलब पुराने तत्व मतलब पुराने वस्तु, ठीक है। और साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण, ये बात याद रखिएगा, बार बार रिपीट होगा। साक्ष्य का अर्थ होता है प्रमाण, ये बात याद रखिएगा। देखिए, जो पुराने वस्तु थे, हड़प्पा सभ्यता के जानने के स्रोत हैं हमें। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, प्रश्न बहुत इजी सा है, सिंधु सभ्यता के इतिहास के बारे में जानने के स्रोत क्या क्या है, तो आप इजीली लिख लीजिएगा, मोहरे, पुरातात्विक साक्ष्य, उनके आवास, मृद भांड, आभूषण। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप इस चिंता में मत रहिए कि आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको अच्छे से अच्छा हैंड रिटन नोट्स वो भी पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे कि अब ये तो पारिभाषिक स्थल हुआ, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता। अब हमें ये टॉपिक देखना है, पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। अब भाई, हड़प्पा सभ्यता है, इस शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ, ये शब्द बना कहाँ से, और ये कहाँ पर स्थित है, उसका काल क्या है, इसका समय क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, अब भी जाना जाता है। इसे संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तु के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट शैली होती है और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड में पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिली विशिष्ट पुरावस्तु पत्थर के फलक, बाँट, मुहरे तथा मनके पकी हुई ईंटें शामिल ये वस्तुएं पुरातत्व वस्तुएं जम्मू, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तथा गुजरात में मिली हुई एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। देखिए, इसमें बताया क्या गया है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। पुरावस्तु संस्कृति, जो देखिए, पुरातत्वविद है कौन, जो पुराने वस्तुओं के ऊपर शोध करते हैं। शोध का अर्थ होता है सर्वे, जो उस पर दिन रात जुटे होते हैं, जिन्हें अभिलेख शास्त्र भी बोलते हैं। पुरातात्विक, ये लोग जो है बेचारे दिन भर पुराने वस्तुओं की खोज करते रहते हैं, पुरातत्वविद बोलते हैं। संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया गया। जो संस्कृति का शब्द है, उन्हें पुरावस्तु के ऐसे समूह के लिए किया गया जो विशिष्ट शैली, मतलब विशेष शैली, ठीक है, विशेष शैली और सामान्यतः एक साथ एक भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड में संबंध। देखिए, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में और एक कालखंड में पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशिष्ट पुरावस्तु, ये आ सकता है प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों। हड़प्पा सभ्यता में मिली विशिष्ट पुरावस्तु में पत्थर, फलक, बाट, मुहरे, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है।
क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, तो आप लिख सकते हैं बाट मुहरे तथा मनके और पकी ईंटें शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये पुरावस्तुएं जम्मू और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान तथा गुजरात से मिली है। तो गुजरात कालीबंगा से संबंधित है प्यारे मित्रों, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जो कि एक दूसरे लंबी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान से के एक सेकंड मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर किया गया। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान के नाम पर किया गया। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान पर खोजी गई। यह जो संस्कृति है यह पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी। फिर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। अब आगे देखते हैं, इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कुछ संस्कृतियाँ थी अस्तित्व में, जिन्हें क्रमशः शुरुआती तथा परवर्ती हड़प्पा सभ्यता भी किया। जिन्हें शुरुआती और परवर्ती मतलब पहले की सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता से पृथक करने के लिए यदा कदा इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता संस्कृति। देखिए, इस संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता इन संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता से पृथक मतलब इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता से अलग, पृथक का अर्थ होता है अलग। ठीक है, करने के लिए हड़प्पा सभ्यता से अलग करने के लिए यदा कदा इधर उधर इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ हमने साक्ष्य बटोरे हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं। आप सब ये साक्ष्य है हमारा, देख लीजिए। ये क्या है आप बता सकते हैं, कमेंट में बताइए, मैं बताता हूँ फिर बाद में। ये साक्ष्य मिले हुए हैं, साक्ष्य लिपि। हड़प्पा सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ ये देखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा हड़प्पा सभ्यता का आरंभ है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का आरंभ किस प्रकार से हुआ। ये रहा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का आरंभ, जब हड़प्पा सभ्यता कैसे आरंभ। विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी इस क्षेत्र में कई संस्कृतियों का अस्तित्व था। हड़प्पा सभ्यता के पहले कुछ और संस्कृतियों का अस्तित्व था। इन संस्कृतियों की विशिष्ट मृतभांड शैली थी, मतलब कि उनका भी कुछ शैली थी। हमें इनके संदर्भ में कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन, शिल्पकारी मतलब शिल्प जो हाथ से बनाते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हुए और चित्रात्मक कार्य हुए, लकड़ी अपने हाथों के द्वारा लकड़ियों में कुछ खुरेद के अच्छे चित्र बनाना, इसे शिल्पकार कहते हैं। ठीक है, और कृषि के कार्य। इस काल की बस्तियां छोटी होती थी। इस कालखंड में बड़े आकार की संरचनाएं न के बराबर। देखिए, वहाँ की बस्तियां हड़प्पा सभ्यता के काल में हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां बहुत ही छोटी होती थी। इस कालखंड में बड़े आकार की संरचना नहीं पाई जाती थी, ये बात याद रखिएगा। इस कालखंड में बड़े आकार की संरचनाएं मतलब बड़े बड़े घर नहीं पाए जाते थे, बड़े बड़े आकार की वस्तुएं नहीं पाई जाती थी। ठीक है, कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर क्षेत्र विशेष के जलाए जाने तथा कुछ स्थानों का परित्याग करने के साक्ष्य मिले। इससे प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बाद कोई सभ्यता हड़प्पा के क्रमबंग विद्यमान थे। देखिए, इसमें बेसिकली ये बात बताया गया है, कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर विशेष के जलाए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पहले और बाद में कुछ न कुछ सभ्यताएं थीं जिन्हें जलाया गया है। ठीक है, और उनके क्रमबंग विद्यमान थी। उनके सभ्यता के क्रम में भी कुछ थी सभ्यताएं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं निर्वाह के तरीके।
पहले देखिए निर्वाह के तरीके है क्या, हमें बड़े बड़े हेडिंग्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं मेरे प्यारे मित्रों, आप हेडिंग समझिए। हेडिंग में कहा क्या गया है, एग्जाम में तो आप यू टॉप कर देंगे चुटकियों में। तो निर्वाह के तरीके का अर्थ पहले समझिए, क्या है निर्वाह के तरीके। देखिए निर्वाह का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को आगे ले जाना, मतलब अपना जीवन वो कैसे व्यतीत करते थे, अपना जीवन कैसे वो लोग बिताते थे, निर्वाह कैसे करते थे जीवन जीने का तरीका क्या था उनका। ठीक है। विकसित हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का विकास कुछ ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियों का अस्तित्व था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता मतलब कि हड़प्पा संस्कृति का विकास कुछ ऐसे स्थान पर हुआ, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कुछ ऐसे स्थान पर हुआ जहाँ आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व था। ठीक है। जीवन के निर्वाह के तरीके, ठीक है, जीवन के निर्वाह के तरीके के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया वो उनके जीवन निर्वाह करने के जो साक्ष्य थे, प्रमाण थे, वह सिद्ध होता है कि इनमें काफ़ी समरूपता थी। उनमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों में काफ़ी एकता थी, समान रूप, सबको समान रूप समझा जाता था, एक समान समझा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के कंदमूल, पेड़ पौधा, जानवरों तथा मछलियों से अपना भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह कई प्रकार के मूल, मतलब विशेष, कंद मतलब खाना पीना या मतलब कुछ खाने की सामग्री। ठीक है। तो देखिए पेड़ पौधा, जानवरों तथा मछली से अपने भोजन की आवश्यकता पूर्ति करते थे। पेड़ पौधे भी खा लेते थे, मतलब कि सर्वाहारी थे, जो मिल जाए वो खा ले, कोई दिक्कत है नहीं मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए आगे चलते हैं। तो ये रहा शोधकर्ताओं के प्रयास से प्राप्त अनाज के जले दानों तथा बीजों से हड़प्पा निवासियों की आहार संबंधित आदतों के बारे में जानकारी मिलती है। पूरा वनस्पति जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। अब देखिए क्या है, जो अब तो ठीक है वो तो पता चल गया, लेकिन अनाज की शोधकर्ता कौन है, जो पुराने वनस्पतियों की जो है अध्ययन करते हैं। तो उनके बारे वो जब पता किए तो वो बताए कि जो है हड़प्पा स्थलों में दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा और चावल प्रमुख हैं। समझ में आया आप लोगों को। जो वनस्पति के पुरातत्वविद थे, वह बताए कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में अनाजों में गेहूँ, जौ, चना, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा तथा चावल प्रमुख था। चावल तो लाजमी है भाई साहब, पूछिए क्यों मेरे प्यारे मित्रों। चावल इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक उपजाऊ क्षेत्र था जहाँ पे चावल का होना आवश्यक था, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी नहीं थी। अब देखिए बाजरे के दाने तथा गुजरात के स्थलों में पाए गए अन्य खाद्य अनाजों की तुलना में चावल के दाने कम पाए गए। अब देखिए सिंधु सभ्यता में, जैसे कि मैंने आपको बताया, चावल की मात्रा कम थी। ठीक है। हाँ, हड़प्पा स्थलों में मवेशियों मतलब कि बाहर के लोग, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मवेशियों, भेड़, बकरी तथा भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ मिली। अब बताइए वहाँ के लोग सूअर भी खाते थे मेरे प्यारे मित्रों। अथवा प्राण विज्ञान, अब देखिए पूरा प्राण विज्ञानियों तथा जीव पुराविदों ने के द्वारा किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। मतलब कि वहाँ के लोग सूअर, सूअर, बकरी हड्डियाँ मिली तो उनको पता चल गया कि भाई साहब ये पालतू जानवर थे। ठीक है। अब देखिए जंगली प्रजातियों से वराह यानी कि सूअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डियाँ इन क्षेत्र से मिली। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि हड़प्पा निवासी इन जानवरों को शिकार करते थे।
अथवा एक दूसरे के आखेटक मतलब शिकारी समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। इस क्षेत्र से मछली तथा पक्षियों का भी हड्डियां प्राप्त हुई। प्यारे मित्रों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है जो है वो है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी का अर्थ है कृषि में जो संसाधन उपयोग होते थे। वहाँ हड़प्पा सभ्यता में कृषि किस प्रकार से किया जाता था, क्या उसके स्रोत थे, ठीक है, वो जानना है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अनाज के दानों से तो कृषि के संकेत तो प्राप्त होते ही हैं। अनाज के दानों से जो है हड़प्पा सभ्यता के कृषि के संकेत तो मिलते ही। लेकिन इस कालखंड में कृषि की कौन कौन सी विधि प्रचलित थी, मतलब किस प्रकार से कृषि किया जाता था, कौन सी विधि अपनाई जाती थी, इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये बात बहुत ही बुरी है कि पुरातत्वविद प्रयास तो कर रहे थे लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन कुछ साक्ष्य हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि में प्रौद्योगिकी की क्या देन रही है। चलिए देखते हैं ये वाला। देखिए, मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं, ये बात याद रखिएगा। मोरों पर रेखांकन एक बार और देखते हैं। देखिए, मोरों पर किए गए रेखांकन तथा मोरों पे जो लिखे गए थे मृत मूर्तियों के वितरण जो मृत मूर्तियों पर बनाए गए थे के संबंध में लोगों की जानकारी थी कि इस आधार पर पुरातत्वविदियाँ मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। जो पुराने वस्तुओं के विद थे, जो उनके अभिलेखा शास्त्र थे, वो मानते थे कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता है। अब भी किया जाता है लेकिन बहुत कम गाँव में किया जाता है। इसके साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों जैसे बनावड़ी मतलब बनावली है जो कि हरियाणा में है, में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप लिख लीजिए इसे। मिट्टी के बन के हले प्रतिरूप जो है हरियाणा में मिले थे। इसके अलावा पुरातत्वविद को कालीबंगा नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। ये आएगा कालीबंगा राजस्थान में, ये बात रहेगी, ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगी, जो शुरुआती में हड़प्पा स्तरों से के संबंध में है। ठीक है, इस खेत में हल रेखाओं को दो समूह के रूप में एक दूसरे को समकोण में काटते हुए थे, ये बात याद रखिएगा। जो प्रदर्शित करते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलों की खेती की जा सकती है। वो सब मानते हैं कि एक साथ दो खेती की जा सकती है। अधिकतर हड़प्पा स्थलों में अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। हड़प्पा अधिकतर अर्धशुष्क मतलब आधे सूखे जमीन पर स्थित है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु संपादन सिंचाई आवश्यकता पड़ता रहा होगा। मतलब कि अब भाई अर्धशुष्क है, आधा जमीन सूखा हुआ है, उपजाऊ नहीं है, तो उसमें पानी की आवश्यकता तो पड़नी ही पड़नी है। अफगानिस्तान में सोरतुधरई नामक स्थान पर नारों के अवशेष प्राप्त हुए, ये भी क्वेश्चन बनेगा। अफगानिस्तान में सोरतुधरई नामक स्थल पर अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है, लेकिन नारों के अवशेष पंजाब और सिंध से प्राप्त नहीं होते। देखिए, जो नारों के साक्ष्य हैं वो जो है वो पंजाब और सिंध से प्राप्त नहीं होते। संभवतः प्राचीन नगरें गाद पर भरने से बेकार हो गई हैं। संभवतः कि कुओं से प्राप्त जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। ठीक है, जो वहाँ के खेती है वह जो है नहरों के द्वारा किया जाता था सिंचाई, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसके अतिरिक्त गुजरात के धौलावीरों में मिले जलाशयों का उपयोग संभवतः कृषि के लिए जल संग्रहण किया जाता है। ठीक है, मतलब कि गुजरात के धौलावीरा में जलाशयों का उपयोग संभवतः कृषि के लिए जल संग्रहण मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, जल को इकट्ठा करने के लिए जलाशय बनाया गया था कृषि के लिए। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। 2-3 वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक
अपना पढ़ाई कीजिए। और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए 9555371705। आप इसमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स हिस्ट्री, सिविक्स, सोशियोलॉजी सभी का प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।